गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का पहला टॉपिक है जीआईएस इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम। तो इंडिया का जो लैंड बैंक सिस्टम है, जो जीआईएस इनेबल्ड, उसकी जो है अभी जो है उसको एक तरह से रिव्यू किया गया है। उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं, लोग उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसलिए जो है अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इसको हम और ज़्यादा प्रमोट करेंगे। तो ये लैंड बैंक सिस्टम जो है इंडिया का, हमारा उसका नाम है कि इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसके ऊपर जिसको जिसको हम इंडिया में हमने उसका नाम रखा है इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक। तो ये आईआईएलबी जो है ये जीआईएस बेस्ड पोर्टल है और ये लैंड बैंकिंग जो है इसके ऊपर ही रजिस्टर्ड है। अब लैंड बैंकिंग क्या होती है कि बहुत सारी लैंड आप खरीद के उसको एक करंट मार्केट प्राइस पे खरीद के रख लेते हो ताकि उसको फ्यूचर में आप बेच सको, ठीक है, या उसको डेवलप कर सको। अब ये एग्रीगेट जो होता है, लैंड जो होता है, इसकी आप सारे फीचर्स कि इसके जोग्राफिकल फीचर्स क्या हैं, लोकेशन क्या है, डेमोग्राफी आसपास कैसी है, और ये सारी चीज़ें आप उस लैंड बैंक सिस्टम पर बताते हो ताकि जो इंटरेस्टेड कंज्यूमर्स हैं, जो लैंड को ख़रीदना चाहते हैं इंडस्ट्री के पर्पज़ के लिए, या गवर्नमेंट भी खरीद सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, वो सब इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया का जो इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है, जो इंडिया का आईआईएस है, उसके ऊपर जो है वो ये जीआईएस बेस पोर्टल, इसके ऊपर लोग इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर चुके हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं लैंड बैंकिंग के? एक तो क्या होता है कि नॉन एग्रीकल्चर लैंड जो वैसे ही पड़ा हुआ है उसको खरीद के अगर आप रख लो, तो हो सकता है कि जब आप उसको इकट्ठे, बहुत सारे फार्मर्स का या फिर बहुत सारे लोगों का अगर नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, आप उसको इकट्ठे खरीद लो एक ही बारी में मार्केट प्राइस पर, और फिर उसको आप लैंड बैंक सिस्टम में डाल दो। फिर इंडस्ट्रीज जो हैं, जो बाहर की कंपनीज़ हैं या इंडिया की भी कंपनीज़ हैं या इंडस्ट्री है, वो देखेंगे आपके इस लैंड बैंक सिस्टम में कि कोई ऐसा लैंड अवेलेबल है इंडिया में क्या जो हमारे लिए सूटेबल हो। फिर वो वहाँ से परचेज कर सकते हैं उसको, ठीक है। फिर गवर्नमेंट भी परचेज कर सकती है इसको पब्लिक प्रोजेक्ट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने के लिए। फिर प्राइवेट एंटिटीज़ तो करती हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए, वहाँ पर वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। उनको डायरेक्टली जो है वो लैंड बैंक में क्या होगा कि उनको डायरेक्टली एक्वायर्ड लैंड मिल जाएगा, उनको जो है अलग 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 ओनर्स के साथ जो है वो डील नहीं करना पड़ेगा। अब इंडिया का जो इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है वो उसमें 4,000 इंडस्ट्रियल पार्क्स जो है वो ऑलरेडी मैप कर चुके हैं हम। 5.5 लाख हेक्टेयर का लैंड जो है वो इसमें हमने डाल दिया है, ठीक है। फिर इंडस्ट्री बेस्ड जीआईएस सिस्टम है जिसमें 17 स्टेट्स ने पार्टिसिपेशन कर लिया है। तो इंडिया का जो आईआईएस है इसको हम कहते हैं इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो भी लैंड अवेलेबल होता है उसकी ड्रेनेज वगैरह या फॉरेस्ट कवर, रॉ मटेरियल वगैरह आसपास कैसा अवेलेबल है, कनेक्टिविटी कैसी है उस लैंड के साथ, ये सारी डिटेल्स भी जो है वो उसमें बताई जाती हैं। अब इस प्रोजेक्ट को जो है वो बहुत सारी एजेंसीज जो हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, वो सपोर्ट कर रही हैं, जैसे नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, नेशनल सेंटर फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इन्वेस्ट इंडिया, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस टेक एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं, ये एजेंसीज जो हैं इस सिस्टम को सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। जीआईएस enabled land bank system. So India's land bank system, which is generally called industrial information system, but India's industrial information system is called the India Industrial Land Bank. So it's a GIS based portal, and it provides us all the information relating to a piece of land, such as connectivity. When you're going to buy a land, you will see how well connected that land is, how much infrastructure is developed around that project or that land is, what are the natural resources and terrain available near that land, all the plot level information on vacant plots, all such information is available on this portal, so that people or consumers, specifically the industrial consumers, can see all the information before making an informed choice. So this practice of land banking is you purchase all the aggregated parcels of land and at current market prices, so that you can sell it in the future for developmental purposes. So what it does is that, for example, I have purchased a parcel of land, maybe 10 hectares or even 100 hectares, and I have purchased that land so that I can sell it in the future to either a government entity or to a private entity. So the industries or the commercial entities or the private companies, they will be
interested in this land banking process, because they would not have to separately engage with multiple land owners. They will just come upon this portal and they will buy this land from me. Okay, so it is land banking is about aggregating parcels or blocks of land at current market rates for future sale or development. Okay, so all the information will be provided, like you give an advertisement that this land is available at this location. It is a prime location, it is well connected with all airports and a railway station and all that, so that you present your land as a viable or an attractive proposition. Okay, so what are the advantages of this land banking system? The first one is all the non-agricultural land which is lying vacant, it becomes productive and it becomes a usable parcel, so that industries or governments can use it for their purposes. Okay, why would government acquire such land? Of course, infrastructure projects or any economic development, natural restoration and all that. For that purposes, government can also acquire such lands. Private entities can set up their business on that land. Okay, they would not have to deal with individual farmers or landowners. They would have a comfort at by just acquiring the land that you have purchased in an aggregate fashion. Okay, so what is this India Industrial Land Bank? It is basically a portal upon which all these land banks are registered, so that they can sell it to the future consumer. Okay, so almost 4,000 industrial parks have been mapped across an area of 5.5 lakh hectare of land, and these are available at this India Industrial Land Bank system. Okay, so it's a GIS based system. Almost 17 states have already integrated their system with this India Industrial Land Bank, and this IIS has been integrated with the state GIS or the state geographic information systems. Okay, so all the information regarding drainage, forest, raw material, heat maps, all such multi-layer connectivity, all such information is provided so as to make your land bank or land parcel attractive. Okay, so this project is supported by National E-Governance Division, National Center for Geoinformatics, and so on. These institutes or associations or organizations are supporting this India Industrial Land Bank so that this project becomes successful. Okay, so now let us see the next topic, which is Ministry of Cooperation. ओके, तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है वो यूनियन गवर्नमेंट ने बना दी है, अभी आपने को पता ही है, ठीक है। इसको जो है वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देख रही थी, उसमें से इसको कार्व आउट करके अलग से बना दिया गया है। तो इसका हमने देखा ही था लास्ट टाइम, हमने जब 8 जुलाई को इसको कवर किया था। तो सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल फ्रेमवर्क, पॉलिसी फ्रेमवर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क वगैरह बन सकता है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है वो इनको हेल्प करेगी। कोऑपरेटिव सिस्टम जो है वो इंडिया में वो डीपन हो जाएगा इससे, ठीक है, अगर इसको हम अलग से मिनिस्ट्री बनाते हैं तो। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो कोऑपरेटिव्स के लिए बढ़ाने का काम करेगी मिनिस्ट्री। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स जो है उनकी डेवलपमेंट करने का इसका बहुत एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब जो है इंडिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट कैसी रही है, अब हमने देखा ही था एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में बहुत अच्छी मूवमेंट रही है ये। जैसे हमारे फार्मर्स जो हैं वो अपने रिसोर्सेज को पूल कर देते हैं। जो हमारा सबसे बड़ा तो हमने जो है वाइट रेवोल्यूशन में देखा, अमूल का जैसे एग्जांपल देख रहे हैं हम, ठीक है। अमूल का तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है, बाकी छोटे ही लेवल पर और स्टेट में से जैसे पंजाब में वेरका है, हरियाणा में वीटा है, ठीक है। ऐसे जो हैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ही हैं जो कि इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही हैं, ठीक है। फिर इंडिया की जो शुगर इंडस्ट्री है उसमें जो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं वो ऑलमोस्ट 35% जो है उनका शेयर है, ठीक है। फिर ऐसे ही बैंकिंग और फाइनेंस में भी विलेज लेवल से शुरू होती हैं ये एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके स्टेट लेवल तक जाती हैं। जो स्टेट लेवल के जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो सबसे बड़े होते हैं और ये रूरल कोऑपरेटिव लैंडिंग स्ट्रक्चर में सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। फिर मार्केटिंग सोसाइटीज़ भी हैं जो है रूरल एरियाज़ में, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़, और हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। ये तो हमको पता ही है। सो अब ये लॉज कौन से गवर्न करते हैं? अभी आज ना इंडियन एक्सप्रेस में आपने देखा था, आई थिंक कल आया था, तो उसमें लिखा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो वो कंकरेंट लिस्ट में, बट वो फैक्चुअली रॉन्ग है क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो स्टेट लिस्ट में है, ठीक है। तो आई डोंट नो कि कैसे इंडियन एक्सप्रेस ने इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर दिया उसके अंदर। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 32 पे आती हैं, ठीक है। इसलिए इसके पास स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो लॉज बनाती हैं मोस्टली। लेकिन जब
प्रॉब्लम कब आ जाती है, जब मल्टी स्टेट कोई अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसकी रेगुलेशन जो है वो सेंटर को करनी पड़ती है, क्योंकि कोई एक स्टेट तो नहीं कर सकती उसको, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वैसे वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में उनको गवर्न किया जाता है। तो कॉरपोरेशन कमिश्नर या फिर रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ जो है वो उनको गवर्न करती हैं। लेकिन जब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ जाती हैं तो उसको एक सेंटर ने लॉ बनाया था तो 2002 में, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, इसके अंदर उनको जो है वो रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन की जाती है, ठीक है। फिर इसी के ही कंटेक्स्ट में सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ बनाया गया था जो कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी, और लेकिन जो एक्शन, असली एक्शन लेती हैं वो स्टेट रजिस्ट्रार्स ही लेती हैं, जो भी एक्शन इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर लेना होता है। अब ये मिनिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी, क्यों बनाया गया इसको? एक तो क्या था कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो स्ट्रक्चर है वो अभी कुछ स्टेट्स में ही लिमिटेड है, मतलब वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा बन पाई हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका में। तो बाकी कंट्री में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का ट्रेंड इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। जितनी फंडिंग भी जो सेंटर से जाती है वो ज़्यादातर यहीं पर ही लोकेटेड है, यहीं पर ही जो है वो एक तरह से कन्फाइंड रह जाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट अब चाहती है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के बाद जो ये हम इसको जो कैपिटल जा रही है सेंटर से, उसको हम फैलाएं और ज़्यादा, और इसको जो है हम और स्टेट्स में भी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का ट्रेंड जो है वो शुरू करें, ठीक है। फिर जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो ऑलरेडी जो है वो फंडिंग उसमें कम आ रही थी, तो उसी के लिए जो है अब इसको अलग से कर दिया गया है, अलग बना दिया गया मिनिस्ट्री को, ताकि जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की मूवमेंट है ये कंट्री में बढ़ सके, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। सो as we know that recently government of India has decided that they will carve out the Ministry of Cooperation from the Ministry of Agriculture, and this has been done so that a separate administrative, legal and policy framework for strengthening the cooperative movement in country can be provided. So this ministry will deepen cooperatives in the country. Okay, it will provide ease of doing business for cooperative societies, and it will help in the development of multi-state cooperatives. So as we all know that in the budget speech also, finance minister Nirmala Sitharaman ji also mentioned that that the government wants to strengthen these cooperatives. And how has been this cooperative movement performed in India? So we all know that these cooperative societies are formed at the grassroots level by the people, and it provides them a power of collective bargaining. Okay, as against individual who will be negotiating with a corporate executive or a corporate sector management. This cooperative societies will have a collective bargaining, so that they can better negotiate with these corporate entities. So in agriculture we have successful cooperative societies ranging from the farmers to the state level. Okay, so just see that almost 35% of the sugar industry is controlled by this cooperative sugar mills. In banking and finance also, from starting from the village level, primary agricultural credit societies, we have cooperative societies at the district level, and at the apex of this lending structure the state cooperative banks are existing. Okay, so apart from this agriculture and finance, we have cooperative marketing societies in the rural areas, and cooperative housing societies in urban areas. All of them, most of them rather, have been very successful in their in providing collective bargaining to the people who are the members of these societies. So the government wants to replicate that success around the country. So currently, you may have read it in Indian Express yesterday. They have made a mistake because they said that cooperative societies are governed under the concurrent list, but no, these cooperative societies are covered under the state list, entry number 32. You can check it yourself in your book, and they are not a part of concurrent list. Okay, so what happens is that in general, state governments govern these cooperative societies, but in case of a multi-state cooperative society, the central government has passed a Multi-State Cooperative Societies Act, which it was passed initially in 1984, but it has been amended in 2002,
And this multi-state cooperative societies act helps in the registration of all those societies which are operating in more than one state. Okay, so mostly banks, dairies and sugar mills, they are operating in more than one state. So these multiple or multi-state cooperative societies are regulated by this particular act. Okay, so uh, in multi-state cooperative societies, the central registrar of societies is controlling their authority, but on the ground level, all the action is taken by the state registrars, which fall under these central registrar of societies. Okay, so why was this ministry necessary? It was necessary because currently the finance which is made available to these cooperative societies, it is confined to some states only. Okay, but now the central government wants that that there should be at least uh, equal distribution of these resources to all the states of our country, and it wants to promote this cooperative society culture in the country. Okay, so currently all the funds are allocated to Maharashtra, Gujarat, and Karnataka states mostly. But now the central government with this ministry wants to or aims to establish this cooperative societies around the country. Okay, in general also the cooperative sector was witnessing a drying out of funding, but now with this ministry, this flow of funds will be smooth, and this will allow the cooperative societies to flourish in the country. Okay, so now let us see the next topic, which is organization of Islamic cooperation. तो इंडिया ने OIC जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, उनको बोला है कि आप अपने आप को जो है पाकिस्तान की जो है एक तरह से इंटरफेरेंस से बचाओ, और आप जो है OIC को कहा है कि आप पाकिस्तान को सबवर्ट मत करने दो हमारा इंडिया और OIC के कॉपरेशन को। ठीक है, तो क्या होता था कि इंडिया के अगेंस्ट जो है पाकिस्तान जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो लगा रहता था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में। तो अभी रिसेंटली इंडिया के जो एम्बेसडर हैं सऊदी अरेबिया में, वो अभी OIC के जो है वो सेक्रेटरी से मिले हैं। उन्होंने ये उनको कंफर्म किया है कि आप जो है OIC का जो हमारा रिलेशन है जो इंडिया के साथ, उसको ख़राब मत करो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रोग स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो OIC के बारे में देखते हैं हम। OIC जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में आफ्टर यूनाइटेड नेशंस। इसमें 57 मेंबर स्टेट्स हैं, 1969 में इसको बनाया गया था। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुस्लिम्स के जो इंटरेस्ट हैं वर्ल्ड वाइड उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको सेफ गार्ड किया जा सके। OIC जो है वो परमानेंट डेलीगेशंस अपने जो है वो भेजती है यूनाइटेड नेशंस में भी और यूरोपियन यूनियन में भी। ठीक है, इंडिया भी इसका मेंबर बनने लगा था 1969 में। ऑफ कोर्स हमारी जो है सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है इन द वर्ल्ड, लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ पर वीटो कर दिया, और पाकिस्तान ने जो है वो एक तरह से इंडिया को बनने नहीं दिया था 1969 में। जबकि यूनियन मिनिस्टर जो हमारे फ़खरुद्दीन अली अहमद जी, जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने थे, वो उस टाइम पर वहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन पाकिस्तान की इंसिस्टेंस की वजह से जो है वो हम मेंबर इसके नहीं बन पाए थे। ठीक है, सो now let us see this topic in English. Organization of Islamic Cooperation. So during a meeting with the OIC secretary, India's ambassador to Saudi Arabia, he has confirmed or he has conveyed his reservations to OIC that it should not allow itself to be subverted by the ill founded allegations or designs of Pakistan. So this OIC should not interfere in India's internal affairs at the behest of Pakistan. Okay, so what was happening is that from ranging from citizenship amendment bill to Kashmir's issue, every such thing, Pakistan was using Organization of Islamic Cooperation as a forum to bring disrepute to India. Okay, so it was pushing OIC members to interfere in India's internal affairs. Okay, so now India's ambassador to Saudi Arabia, it has conveyed that India will not appreciate it if OIC keeps itself keeps interfering in India's internal affairs because of the
designs or actions by Pakistan. Okay, so what is this OIC? OIC is basically the second largest intergovernmental organization in the world after the United Nations. It has 57 member states, and it is spread over 4 continents. Okay, so the purpose of this OIC is to safeguard and protect the interests of the Muslims around the world, and it is the second largest organization, as we've discussed. It was founded in 1969. Even the Indian Union Minister Fakhruddin Ali Ahmad, who later became the President of India, he was also invited to become a member. But at the insistence of Pakistan, at the last moment, India was not accepted as a member of OIC, despite uh, India having the second largest population of Muslims in the world. Okay, so this OIC is represented by permanent delegations in UN and European Union also. Okay, so now let us see the next topic, which is MVolio. तो एमवोलियो जो है वो क्या है, एक स्टार्टअप कंपनी है, ब्लैक फ्रॉग टेक्नोलॉजीज, उन्होंने इसको बनाया है एमवोलियो को. तो एमवोलियो बेसिकली क्या है, एक रेफ्रिजरेशन डिवाइस है जिसके अंदर हम अपनी जो है वैक्सीन्स को स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, तो आपने देखा होगा ना, जो आप में से कोई वैक्सीन लगवाने गया होगा तो उसने देखा होगा कि जो वैक्सीन है उसको कैसे लाया जाता है, एक छोटे से एक पोर्टेबल जो है वो डिवाइस में लेके आया जाता है इसको, वैक्सीन को, जिसमें बहुत सारी वैक्सीन रखी होती हैं, क्योंकि उसी के अंदर उसको ठंडा रखा जाता है. तो इसी डिवाइस को उन्होंने एक बनाया है, बैटरी पावर्ड डिवाइस है ये, और इसमें ठंडा रखा जा सकता है प्रीसेट टेम्परेचर पे बेसिकली 12 घंटे तक. ठीक है, तो इसमें इसकी कैपेसिटी 2 लीटर की है और इसमें 30 से 50 वायल्स जो है वो उसको रखा जा सकता है एक टाइम पर. ठीक है, तो अब 12 घंटे की ही जो है वो हमारी होती है बेसिकली एक वैक्सीनेशन की, हमारी एक दिन में जो हमारी वैक्सीनेशन की जो ऑन द ग्राउंड जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है, ड्राइव चल रही है, वो मैक्सिमम 12 घंटे तक ही होती है. ठीक है, तो तब तक हम जो है अपनी वैक्सीन्स को सेफ रख सकते हैं जब हम वैक्सीनेट कर रहे हैं. ठीक है, तो इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे टेम्परेचर कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करता रहता है, ये लोकेशन ट्रैकिंग की कहाँ कहाँ पर जा रही है, ये जो है ये जो एमवोलियो कहाँ कहाँ पर जा रहा है, मतलब वैक्सीन्स कहाँ कहाँ पर जा रही हैं. फिर इसमें कम्युनिकेशन विद हेडक्वार्टर्स भी किया जा सकता है लाइव ट्रैकिंग के साथ, ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें लाइव ट्रैकिंग है तो हेडक्वार्टर्स देख सकता है कि ये जो वैक्सीन्स का जो डब्बा है ये कहाँ जा रहा है. ठीक है, फिर इसको बनाया किसने है, ये ब्लैक फ्रॉग टेक्नोलॉजीज, ये एक स्टार्टअप है जिसको डीबीटी का जो है बिराक इसको सपोर्ट कर रहा था. तो बिराक क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक ये PSC पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल. ओके, तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि सेक्शन 8 में आती है कंपनीज एक्ट के. ठीक है, तो ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है वैसे तो, और ये हमारी कंट्री में जो बायोटेक एंटरप्राइज होती है उसको स्ट्रेंथन और एम्पावर करने के लिए इसको बनाया गया था. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. एमवोलियो, a startup, namely Black Frog Technologies, it has developed this device, Amvolio. It is basically a refrigeration device in which the vaccines are stored. So it is a portable battery powered device, and it can preserve the vaccines for up to 12 hours in this device. It has a capacity of 2 liters, and it enables it this capacity enables it this device to carry almost 30 to 50 vials. So generally our vaccination drive for the day continues for less than 12 hours, so it would be enough for us to store our vaccines store our vaccines for the entire day almost. Okay, so this device has live tracking option, location tracking option, so it is easy for the headquarters to monitor where these vaccines are being taken away by the medical staff or the vaccinators. So it will help our entire digitized chain of vaccination drive to improve further. Okay, so this Birak is basically Department of Biotechnology's enterprise, and it is a not for profit company. Its name is Biotechnology Industry Research Assistance Council. It acts as an interface agency to strengthen and empower the emerging biotech enterprise. So it's a not for profit company, and it's a public sector enterprise which has no objective to earn profit. It's a not for profit company. Okay, it just assists the biotech research in the country. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.